हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के टॉप 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा आंदोलन गांधी जी के द्वारा नहीं चलाया गया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। तो इसका आप सभी जवाब कमेंट करके जरूर बताएंगे। इनमें से कौन सा आंदोलन गांधी जी के द्वारा नहीं चलाया गया? तो इसका सही जवाब है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? फ्रांस का एकीकरण, नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। तो फ्रांस में राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति हुई थी, उसका परिणाम ये हुआ कि फ्रांस की क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप फ्रांस का एकीकरण हुआ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस का एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले या फिर बाल गंगाधर तिलक। इनमें से किसने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की है? तो सही जवाब है ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, कृषि क्षेत्र में न्यूनतम उत्पादन, बेरोजगारी, प्रमुख बैंकों का धाराशाही होना। इनमें से 1929 की महामंदी का कारण क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण था। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या फिर भारत में। इनमें से कहाँ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। और इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसी को हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रीलंका में कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा समूह श्रीलंका में अल्पसंख्यक है? तमिल, ईसाई, सिंहली या फिर मुस्लिम। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ईसाई समूह जो है ये श्रीलंका में अल्पसंख्यक है, अर्थात इनकी संख्या बहुत कम है। और सिंहली समूह जो है ये बहुसंख्यक है। तो अगर बहुसंख्यक का क्वेश्चन आता है तो सिंहली होगा, और अल्पसंख्यक का क्वेश्चन आ जाए तो ईसाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईसाई। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में संघीय व्यवस्था है क्यों? भारत में संघीय व्यवस्था है, हमें यह बात कैसे पता चलती है? क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, क्योंकि यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है, क्योंकि लचीला संविधान है, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस तथ्य से हमें पता चलता है कि भारत में संघीय व्यवस्था है? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, जिसके कारण यहाँ पर संघीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या फिर त्रिपुरा। इनमें से संघीय राज्य कौन नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, याद रखेंगे, दिल्ली है केंद्र शासित राज्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? किस व्यवस्था में राजनीतिक दल होना बहुत आवश्यक होता है? राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाह या फिर सत्तावाद।
तो इनमें से लोकतंत्र, लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक होता है, बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? जनमत, राजनीतिक दल, उत्तरदायी शासन, बहुसंख्यकों का शासन। तो इनमें से बहुसंख्यकों का शासन, इसका लोकतंत्र से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बहुसंख्यक ही शासन करें यह जरूरी नहीं है। लोकतंत्र में जनता जिसे मत प्रदान करती है वह शासन करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर या फिर लौह अयस्क। इनमें से धात्विक खनिज कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा लौह अयस्क। लौह अयस्क धात्विक खनिज है। अभ्रक, कोयला, चूना पत्थर ये तीनों अधात्विक खनिज हैं। तो अभ्रक को जरूर याद रखेंगे, अभ्रक अधात्विक खनिज है और लौह अयस्क धात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी। इनमें से कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है? तो सही जवाब हो जाएगा काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? सीमेंट, एल्यूमीनियम, इस्पात, कागज। किस उद्योग में बॉक्साइट का उपयोग होता है? तो ध्यान रखेंगे बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3। इसमें एल्यूमीनियम है तो अब समझ आ गया होगा कि इसका उपयोग एल्यूमीनियम उद्योग में करेंगे, क्योंकि इससे एल्यूमीनियम की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या फिर चतुर्थक क्षेत्रक। तो इनमें से तृतीयक क्षेत्रक को हम लोग सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक को प्रारंभिक या कृषि क्षेत्रक कहा जाता है और द्वितीयक क्षेत्रक को उद्योग क्षेत्रक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का क्या आधार है? सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व या फिर उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो यह विभाजन का आधार है उद्यमों का स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक तापन से या फिर सतत पोषणीय विकास से। एजेंडा 21 का संबंध इनमें से है सतत पोषणीय विकास से। तो यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1986, 1990, 1986 या फिर 2001। किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पास हुआ था? तो सही जवाब है 1986 में। और प्रत्येक वर्ष हम लोग 24 दिसंबर को उपभोक्ता सुरक्षा दिवस मनाते हैं। उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 18 है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? 1960 में, 1980 में, 1986 में या फिर 1990 में। तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी 1970 में। यहाँ पर सही ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा 1970 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? जैव अर्थात जिसमें जीवन होता है। लोहा, तांबा, मत्स्य पालन या फिर चट्टान। इनमें से जैव संसाधन कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा मत्स्य पालन। मत्स्य पालन जैव संसाधन है और लोहा, तांबा, चट्टान ये तीनों अजैव संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या फिर श्रीलंका। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल रिपीट होता रहता है। निम्न में से श्रीलंका एक ऐसा देश है जो मानव विकास सूचकांक में अन्य देशों से ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? हिटलर, बिस्मार्क, मुसोलिनी या फिर गैरिबाल्डी।
इनमें से किसने जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई? तो सही जवाब है ऑटो वॉन बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 22 है, चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ था? रॉलेट एक्ट पास हुआ, खिलाफत आंदोलन चलाया गया, साइमन कमीशन भारत आया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इनमें से चौरी चौरा घटना का क्या परिणाम हुआ? तो सबसे पहले याद रखेंगे कि ये घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक कस्बे में, और इस घटना का परिणाम हुआ था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन निरस्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? 1875, 1878, 1880 या फिर 1885 में? तो इनमें से 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि उत्पादों में अधिकता, जनसंख्या में वृद्धि, कॉर्न आयात पर नियंत्रण, उद्योगपति एवं शहरी लोगों का विरोध। कॉर्न कानून समाप्त करने का एक कारण जो था वो था उद्योगपति और शहरी लोगों का विरोध। तो ये क्वेश्चन का आंसर जरूर लर्न रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था? 1928, 1929, 1930 या फिर 1932 में? तो यह महामंदी प्रारंभ हुई थी 1929 में, और इसका प्रमुख कारण था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा को साझा करता है? इटली, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग या फिर स्पेन? इनमें से किस देश के साथ बेल्जियम की सीमा जुड़ी हुई है? तो सही जवाब है लग्जमबर्ग। बेल्जियम की सीमा लग्जमबर्ग के साथ जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा संघ सूची का विषय है? व्यापार, शिक्षा, कृषि या फिर विदेशी कार्य? तो इनमें से विदेशी कार्य संघ सूची से संबंधित है। शिक्षा को ध्यान रखेंगे, ये समवर्ती सूची से संबंधित है। व्यापार और कृषि ये दोनों राज्य सूची से संबंधित है। तो ये भी बातें आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व कहाँ किया गया है? स्थानीय निकाय में, लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर राज्य विधानसभा में? कहाँ पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा स्थानीय निकाय में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? विपक्षी पार्टी कौन सी है? बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या फिर बीजेपा? तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जो केंद्र सत्ताधीश पार्टी है वो बीजेपी है, और विपक्षी दल की जो पार्टी है वो है समाजवादी पार्टी। तो विपक्षी पार्टी में नाम आएगा समाजवादी पार्टी का, और सत्ताधीन पार्टी की अगर बात होगी तो फिर नाम आएगा बीजेपी का। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिक में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक खनिज है? बॉक्साइट, जस्ता, अभ्रक या फिर मैंगनीज? इनमें से धात्विक खनिज कौन सा है? तो ध्यान देंगे यहाँ पर बॉक्साइट, जस्ता और मैंगनीज ये तीनों धात्विक खनिज हैं। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु मिलता है, जस्ता से जिंक धातु और मैंगनीज धातु है। तो हो सकता है क्वेश्चन में अधात्विक के लिए रहा हो, तो हम इसमें बताते हैं कि कौन सा खनिज अधात्विक है। तो ये जो अभ्रक है ये अधात्विक है और बाकी तीनों धात्विक हैं। तो अब जैसा क्वेश्चन होगा आप वैसे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2010, 2001, 2005 या फिर 1990 में? तो यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? सही जवाब है अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा परंपरागत साधन है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, कोयला या फिर पवन ऊर्जा? इनमें से परंपरागत साधन कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा कोयला। कोयला परंपरागत साधन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या फिर चतुर्थक क्षेत्रक? तो ध्यान रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्रक को कहा जाता है कृषि एवं सहायक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक को कहा जाता है उद्योग क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक को कहा जाता है सेवा क्षेत्रक। ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दैनिक कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, सैनिक या फिर राजपत्रित अधिकारी? तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे दैनिक कृषि मजदूर। क्वेश्चन नंबर 36 है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? यूरेनियम, कोयला, थोरियम या फिर खनिज तेल? मोनाजाइट रेत में पाया जाता है थोरियम। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास सूचकांक में भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल? तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से श्रीलंका की स्थिति मानव विकास सूचकांक में अन्य देशों से बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1960, 1989, 1991 या फिर 1995 में? आर्थिक उदारीकरण इस प्रक्रिया की भारत में शुरुआत हुई है 1991 में। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या फिर सूचना प्रौद्योगिकी? तो अभी हमने इस क्वेश्चन को कई बार सॉल्व किया है। प्राकृतिक प्रक्रियाएं आती है प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? मोटा अनाज, ज्वार, दाल या फिर चावल? तो इनमें से दालें जो होती हैं ये फलीदार फसल होती हैं। इस प्रकार से ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।